Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to weekly current affairs series of CBL. आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम 19th ऑफ जनवरी टू 1st ऑफ फरवरी। जैसे पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं आई थी ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की, तो पिछले हफ्ते को भी हम लोगों ने इसी में ही कवर कर लिया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा आपको मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक बार इश्यूज को देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट हम करेंगे सेना स्पेक्टेबिलिस। ये एक इन्वेजिव स्पीशी है जो काफी न्यूज में अभी रही है। केरला वाले एरियाज में काफी ज्यादा ये मिलती है और केरला गवर्नमेंट ने एक प्लान बेसिकली अभी बनाना है कि किस तरीके से हम इस स्पीशी को अपने यहाँ से निकालेंगे, जिससे कि वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज हैं उनका अस्तित्व ना खत्म हो वहाँ पर। तो ये देखेंगे बेसिकली। फिर हम देखेंगे केल्प फॉरेस्ट ऑन डिक्लाइन। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में काफ़ी सारे फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं, कहीं रेन फॉरेस्ट हैं, कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड वाटर में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं जो बने होते हैं फ्रॉम एल्गी। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट ने हमें बताया है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली और क्या रीजंस दिए गए हैं और क्या वे फॉरवर्ड दिए गए हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कि इन फॉरेस्ट को हम लोग डिक्लाइन होने से बचा सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया था उसमें जो भी टारगेट्स को रखा था उनको वो अचीव नहीं कर पाई है। तो बेसिकली ये मिशन क्या है, इंडिया में वैसे स्टेटस क्या है फॉरेस्ट कवर का, ट्री कवर का, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो सब चीज़ें जो है इसमें हम देखेंगे। और लास्ट में वे फॉरवर्ड कि किस तरीके से इंडिया में एफॉरेस्टेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग रोक सकते हैं। फिर हम देखेंगे येलो बैंड डिजीज। थाईलैंड के एक एरिया में कोरल रीफ्स में पाए जाने वाली की डिजीज है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या इसका बेसिक सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से ये कोरल्स को ख़त्म कर रही है और हम क्या कर सकते हैं इस डिजीज से कोरल्स को बचाने के लिए, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग करी गई है कि हम लोग केन बेतवा रिवर्स को अब इंटरलिंक करेंगे। कैसे करेंगे वो हमने पहले ही प्लान डिस्कस किया हुआ है, और वैसे और प्लान क्या है इंडिया का लिंकिंग ऑफ रिवर्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है अरावली सफारी पार्क। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अरावली सफारी पार्क को प्रपोज किया है कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए और काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुला सकें। तो अभी रिसेंटली ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क होने वाला है, तो अभी प्रपोज किया है इसको। अभी ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा और एनवायरमेंटलिस्ट क्या कह रहे हैं कि अरावली जिससे डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो उसको अपोज कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन स्टार टॉर्टोइस। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन में अब आ रही है कि किस तरीके से हम लोग इस स्पीशी को बचा सकते हैं, इसका क्या स्टेटस है IUCN में, WPA के शेड्यूल्स में और साइट्स के डिफरेंट कन्वेंशंस में। तो ये हम बेसिकली आज करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से आपको कुछ दिए जाएंगे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग MCQs जो आपने अटेम्प्ट करने हैं और उनका आंसर हमें बताना है। और एक क्वेश्चन रहेगा आपका मेंस का जिसको आपने लिखना है और आपने हमें मेल कर देना है, जिसका फीडबैक आपको विदिन 3 to 5 डेज दिया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा एक हमारी इस वीडियो का एक प्लान रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेना स्पेक्टेबिलिस। देखो इस तरीके का ये एक पौधा है, ये एक इन्वेजिव स्पीशी है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग इस स्पीशी को यहाँ से ख़त्म तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई बढ़िया फुल प्रूफ प्लान नहीं होगा कि हम किस तरीके से इस जगह पर कौन सा पेड़ लगाएंगे, कितने पेड़ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे और वो कौन लगाएगा। तो एक प्रॉपर जो डिटेल्ड प्लान है एफॉरेस्टेशन का वो हमारे पास अभी नहीं है, तो उसके आने से पहले हम लोग इस स्पीशी को यहाँ से हटा नहीं सकते। तो इसलिए तो ये न्यूज़ में था। अब इसका आपको एरिया पता हो कि ये जो स्पीशी है ये जनरली आपको साउथ इंडिया में केरला और तमिलनाडु के एरिया में देखने को मिल जाती है। तो इसकी हैबिटेट पता लग गई हमें। दूसरा ये है आपकी एक इन्वेजिव स्पीशी, इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशी। जैसे हम एक बात बोलते हैं कि एक्सोटिक स्पीशी वो होती है जिसको हम लोग कहीं और से लेकर आते हैं,
या तो वो खुद आ जाती है या फिर हम उसको लेकर आते हैं। तो कोई भी जो सीड है वो एक्सीडेंटली किसी जगह पर आ जाता है या फिर हम लोग जानबूझकर उसको लेकर आते हैं। तो ये हम जानबूझकर लेकर आए हुए हैं, क्योंकि जो सेना स्पेक्टेबुलिस एक्सोटिक स्पीशी थी, इसके कई सारे जो ऑर्नामेंटल पर्पसेस थे उसके लिए भी इसको लेकर आए थे कि सुंदर दिखता है एरिया, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। साथ में इट हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की इसके जो ये लीव्स हैं उससे हम लोग स्किन डिजीजेस के रिगार्डिंग कुछ जो ड्रग्स हैं वो बना पा रहे थे। और तीसरा फायरवुड के लिए, कि जो फायरवुड है, लकड़ियां चाहिए हैं हमें खाना वगैरह बनाने के लिए, उसकी भी शॉर्टेज काफ़ी थी वहाँ पर। तो उन सब को पूरा करने के लिए हम लोग इसको लेकर आए थे अमेरिका से। अमेरिका से जब हम इसको लेकर आए तो उस टाइम पर ये था वहाँ पर एक डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस का मतलब होता है जो एक टाइम में अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देता है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस पेड़ है, ये अमेरिका से हम लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे वो देख लिया हमने। लेकिन अब ये कोई भी एग्जॉटिक स्पीशी जो है वो इन्वेजिव भी हो सकती है और वो नॉन इन्वेजिव भी हो सकती है। बाहर की कोई स्पीशी है, यहाँ पर आकर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी थी उसको अगर वो खत्म करना शुरू कर देगी, देन दैट विल बी द इन्वेजिव स्पीशी। और अगर वो उसके साथ मिलकर बढ़िया तरीके से पूरे इन्वायरमेंट को बढ़िया कर देती है, देन इट विल बी नॉन इन्वेजिव स्पीशी। लेकिन ये है आपकी इन्वेजिव, क्योंकि जो सेना स्पेक्टेबुलिस है उसका काफ़ी ज़्यादा एक थिक फॉलिएज होने की वजह से एक ऐसा पेड़ है ये जिसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है सनलाइट वो ब्लॉक होती है छोटे प्लांट्स के लिए, ग्रासेस के लिए। तो बहुत ग्रास नहीं उग पाता है। तो वो एरिया जहाँ पर पहले ग्रास हुआ करता था अब वहाँ पर ग्रास नहीं है। तो ये सब, इन सब का जो रीज़न है वो है सेना स्पेक्टेबुलिस का वहाँ पर हमारा लगा देना। तो ये चीज़ों को ब्लॉक करती है फॉर द नेटिव स्पीशी। तो इस वजह से क्या है, इट हैज़ बिकम द इन्वेजिव स्पीशी। और ये अगर ग्रासेस नहीं उग पाते हैं और प्लांट्स नहीं उग पाते हैं तो बेसिकली जो हर्बीवोरस हैं उनका खाना नहीं बन पा रहा है। तो धीरे धीरे ग्रासेस की पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो हर्बीवोर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हर्बीवोर्स अगर खत्म होंगे तो अल्टीमेटली जो कार्निवोर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जो पूरा इकोसिस्टम का साइकिल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए अब हम चाह रहे हैं कि इस स्पीशी को हम जल्द से जल्द अपने सिरे से निकाल कर बाहर कर दें। लेकिन हम कैसे करेंगे उसके लिए केरला गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान का आना अभी बाकी है। तो अपने को ये क्लैरिटी रखनी है। और अगर हम इस स्पीशी की बात करें कि ठीक है कि कहाँ से आई थी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये चीज़ों को ख़राब कर देती है, नेटिव स्पीशीज़ को ये हटा देती है वहाँ से। उसके अलावा अपने को पता हो कि IUCN कैटेगरी में इसका क्या कैटेगरी है, तो इट इज़ बेसिकली द लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न ये IUCN के लिए है, लेकिन केरला के लिए तो बहुत ही कंसर्न स्पीशी है ये, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाया गया तो अल्टीमेटली जो नेटिव स्पीशी है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी वहाँ की। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में अपने को ये भी पता हो कि व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेजिव स्पीशी, जो कि किसी भी इन्वायरमेंट में आकर इकोनॉमिकली हार्म पहुंचाती है, एनवायरमेंटली हार्म पहुंचाती है, और जिसका जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत डाइवर्स होती हैं, रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो बहुत इजीली compete कर पाती है नेटिव स्पीशीज़ के साथ कि कैसा भी क्लाइमेट हो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़। इंडिया में सिर्फ यही सेना स्पेक्टेबुलिस एक स्पीशी नहीं है जो कि इन्वेजिव बन चुकी है। इसके अलावा और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। लेंटेना कैमेरा हो गया, इंडियन बुल फ्रॉग हो गया। तो ये सारी स्पीशीज़ हैं या तो एक्सीडेंटली आ रखी हैं इंडिया में, और या फिर हम लोग इनको बाय चॉइस लेकर आए हैं। तो पहले तो नहीं पता होता कि एक्सोटिक स्पीशी इन्वेजिव भी बन जाएगी। हम तो मकसद से लेकर आते हैं कि जो पर्पस हम सॉल्व करना चाहते हैं उसी के लिए हम इसको काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो ये स्पीशी बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ ये पाई जाती है, इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये अपने को पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केल्प फॉरेस्ट ऑन डिक्लाइन। जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जैसे आपके अंडरग्राउंड, जैसे आपके अबव द ग्राउंड फॉरेस्ट होते हैं, वैसे ही आपके ये फॉरेस्ट हैं जो कि मिलते हैं बिलो द ओशन, मतलब बिलो द ओशन वाटर। तो ये जो केल्प है, बेसिकली केल्प एक तरीके का है ब्राउन एल्गी सी वीड। ब्राउन एल्गी सी वीड जो कि पाया जाता है शैलो वाटर्स में। शैलो वाटर्स का मतलब है कि जहां पर पानी की डेप्थ कम होती है, तो वहाँ पर ये मिलता है। और साथ में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला है।
चाहे हम सी लेवल राइज की बात कर लें, चाहे हम ओशन के टेम्परेचर के बढ़ने की बात कर लें, चाहे हम पोल्यूशन की बात कर लें, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इनकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। और जैसे हम लोग अबव द लैंड हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर को रोक देते हैं, तो हम इस जगह को प्रिजर्व कर पाएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्हें। लेकिन यहाँ पर तो ह्यूमंस भी नहीं रहते, जो मरीन स्पीशीज़ हैं वो तो यहाँ पर रहेंगी ही रहेंगी। हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम इनको इन सीटू प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते कि हम इनको अकेला छोड़ दें और प्रॉपर तरीके से हम इनको प्रिजर्व करें। इसके बजाय अच्छा, और इसका अच्छा एक जो रीज़न है वो ये है कि जो एक्स सीटू प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आप जो इनकी सीड्स हैं, आप जो इनकी इनका जो एक जीन है उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं डिफरेंट सीड बैंक्स और जीन बैंक्स में, ताकि फ्यूचर में अगर ये स्पीशी हमें दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवानी है किसी भी इकोसिस्टम में तो हम करवा पाएंगे इजीली। तो इन सीटू की बजाय मोर साइंटिस्ट आर वॉइसिंग टूवर्ड्स द एक्स सीटू प्रिजर्वेशन। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरा, अगर हम केल्प फॉरेस्ट की बात करते हैं तो अगेन हम ये कहते हैं कि यस, दीज आर लार्ज ब्राउन एल्गी जो कि शैलो वाटर्स में रहती हैं क्लोज टू दी शोर। और जैसे एल्गी है, एल्गीज आर ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बना लेती हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो वैसे ही ये जो एल्गी है अपना खाना खुद बना लेती है और बाकी और जो स्पीशीज़ हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जैसे आपका एल्गी है उसके ऊपर एक और स्पीशी है जो उसको वो जिसके ऊपर वो फीडेड है। तो इस तरीके से क्या है, पूरे इकोसिस्टम आपका बनता चला जाता है। और साथ में ये सी फ्लोर से ये अटैच रहती हैं और धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि अल्टीमेटली ये अबव दी वाटर आती हैं सो दैट सनलाइट इनको इजीली मिल सके, और सनलाइट मिलने के बाद जो फोटोसिंथेसिस है इनका इजीली हो सके। तो धीरे धीरे सी फ्लोर से अटैच्ड होती हैं, सी फ्लोर से अटैच्ड होती अल्टीमेटली ये अबव दी वाटर आएंगी जहाँ पर सनलाइट इनको मिलेगी और जहाँ पर ये अपना फूड जो है बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रॉपर एक फॉरेस्ट है, तो इसमें मरीन स्पीशी, चाहे फिश की हम बात कर लें, अदर इन्वर्टिब्रेट्स की हम बात कर लें, है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें एग्जिस्ट होती हुई दिख जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो हमारी बढ़िया तरीके से चलती हैं अगर ये केल्प फॉरेस्ट अभी भी ढंग से एग्जिस्ट करते हैं तो। बट क्लाइमेट चेंज इनको डिक्लाइन कर रहा है तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ। तो केल्प फॉरेस्ट क्या है, क्यों है, ये अपने को पता लग गया। दूसरी हम बात करेंगे इनकी सिग्निफिकेंस कि अगर ये ना हो तो क्या होगा। जैसे एल्गीज हैं, एल्गीज अपना खाना खुद बना रही हैं, इनकी बॉडी में भी कार्बन है, तो बाकी और जो स्पीशीज इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी बॉडी में भी कार्बन जाता है। तो कहीं ना कहीं दे एक्ट एज दी कार्बन स्टॉक, दे एक्ट एज दी कार्बन स्टॉक फॉर दी डिफरेंट स्पीशीज। तो जितने भी आपके कोस्टल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी स्पाइन नहीं होती। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनके पास स्पाइन है, जिसमें आ जाते हैं आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश एंड बर्ड्स। तो ये 5 टाइप ऑफ स्पीशीज जो हैं, 5 टाइप ऑफ ग्रुप्स जो हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, और जो बाकी कहलाए जाते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स। तो उनकी बॉडी में जो कार्बन मिलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, ये केल्प्स। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब ये खाना बना रहे हैं अपना तो ये CO2 को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो CO2 को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज में इनका रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अब ये भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। तो यस, अगेन दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज। तो एक तो ये चीज़, तो काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं कहीं ना कहीं। और साथ में जो कार्बन है बाकी और स्पीशीज़ में, उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। जो और स्पीशीज़ हैं उनकी बॉडी में जो बायोमास बन रहा है, जो ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, उसके लिए भी ये जो है एल्गीज आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है और क्लाइमेट चेंज को रोक रही हैं CO2 को एब्जॉर्ब करके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी सिग्निफिकेंस के तौर पर यूज़ होती हैं। साथ में अगर फिशेस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं उस एरिया में तो जो मरीन बर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इससे बर्ड्स की जो स्पीशीज़ हैं वो भी काफ़ी सर्वाइव कर जाती हैं। तो अगर ये नहीं होते हैं तो जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिंग द क्लाइमेट चेंज।
तो केल्प फॉरेस्ट क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने देख लिया। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये हर जगह पर नहीं है। इंडिया में तो केल्प फॉरेस्ट जो है वो मिलते भी नहीं है। आपको देखने को मिलेंगे केल्प फॉरेस्ट इन न्यूजीलैंड का एरिया, ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ सी वाला जो एरिया है, नॉर्वे स्वीडन वाला, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यूके वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, आइसलैंड में देखने को मिलेंगे, और ये नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, एंड ये सारा का सारा अल्यूशन आइलैंड से लेकर पूरा कैलिफोर्निया वाला रीजन यहाँ पर है। चिले वाले एरिया में है, अर्जेंटीना वाले एरिया में है, साउथ अफ्रीका वाले एरिया में है, इस साइड वाले एरिया में है। तो ये जहाँ जहाँ पर मिलते हैं तो अपने को वो पता हो। दूसरा, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी ऑपरेशन और ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो जो ये रेड कलर में दिखाए हुए हैं, दीज आर द एंडेंजर्ड एरियाज, कि यहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो केल्प फॉरेस्ट है वो हमारे प्रिजर्व हो सके। और वो भी इन सीटू की ही हम बात कर रहे हैं अभी। अगर इन सीटू हमारा फेल हो जाता है बाय चांस, तो एक्स सीटू तो हमारे पास एक ऑप्शन है और उसको हमें अभी से ही साइमल्टेनियसली शुरू कर देना चाहिए। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पता हो, केल्प फॉरेस्ट क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से और बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, और इनका बेसिकली न्यूज़ में रहने का मकसद क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने जो नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया चलाया था, उसके जितने भी टारगेट्स इन्होंने अचीव करने थे उनको ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। और साथ में जो और स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सबसे ज़्यादा पीछे रह रहे हैं इन अचीविंग द टारगेट्स। तो ये बेसिकली क्या है, एक चिंता का विषय है। अगर हम इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक अगर हम आगे की तरफ जाएं तो हमें कम से कम ये पता हो कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर है कितना एक्चुअली, और होना कितना चाहिए। नॉर्मली क्या है, हमारा मकसद ये है कि हमारे टोटल जोग्राफिकल एरिया के मुकाबले 33% ऑफ द लैंड एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। लेकिन अभी एक्चुअली है कितना हमारा, अराउंड 24.62%। अभी हमारे पास 24.62% है एज ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरा, अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट कवर ट्री कवर में फर्क क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में 24.62% फॉरेस्ट एरिया है जिसमें ट्री कवर भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। तो फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली आपका जहां पर जो कैनोपी डेंसिटी है किसी फॉरेस्ट की वो 10% से ज़्यादा है, और जहां पर 1 हेक्टेयर से जो सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा है 10% के मुकाबले। और ट्री कवर हम बेसिकली बोलते हैं जहां पर जो कैनोपी डेंसिटी है दैट इज लेस देन 10%। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कैनोपी डेंसिटी, कि कैनोपी डेंसिटी से हमारा मतलब क्या है। कैनोपी होती है बेसिकली अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो कितना जो एरिया है वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ ने उस जगह को ढक लिया है, तो कैनोपी उसको हम कहते हैं। अगर हम कैनोपी डेंसिटी की बात करें तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से देखेंगे पूरा 3D व्यू की। अगर हम बात करें बर्ड व्यू की बात करें तो होगा क्या, यहाँ पर आपके डिफरेंट ट्रीज लगे हुए हैं, और जितना भी एरिया में ये ट्रीज हैं, ये टोटल एरिया हो गया आपका, और ऊपर हम न्यूमरेटर में रखेंगे कितना एरिया इनके द्वारा कवर्ड है, एरिया कवर्ड बाय ट्री। अगर ये आपका 10% से ज्यादा आता है तो उसको हम कह देते हैं फॉरेस्ट, और अगर एरिया आपका 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो अगेन ट्री कवर ही बोलते हैं हम उसे, लेकिन 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लेते हैं। अगर वो 10% टू 40% है तो उसको हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो आपका 10% टू 40% है वो ओपन फॉरेस्ट है कैनोपी डेंसिटी के मुकाबले। 40 टू 70 जो है उसको हम कहते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और 70% से ज़्यादा जो कैनोपी होती है उसको हम कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो आपको कैनोपी पता लग गया, कैनोपी डेंसिटी पता लग गया। कैनोपी डेंसिटी क्या बोला हमने कि टोटल एरिया को हम लोगों ने नीचे रखना है, पूरे जितने भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, और उनमें से कितना जो एरिया है वो ट्रीज ने कवर कर लिया है जो ऊपर से दिख नहीं रहा है। अगर आप 3D व्यू की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कैनोपी डेंसिटी, और अगर ये वैल्यू 10% से कम आती है तो उसको हम ट्री कवर बोल देंगे, और अगर ये 10 टू 40 के बीच में आएगी तो ओपन फॉरेस्ट, 40 टू 70 तो MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और अगर 70% ज्यादा आएगी तो दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इंडिया में अगर हम बात करें 24.62% है आपका
फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, तो उसमें से 21.71% क्या है आपका, 21.62% क्या है आपका टोटल फॉरेस्ट कवर, और जो बाकी बचा हुआ एरिया है दैट विल बी काउंटेड इन दी ट्री कवर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 21.71 है, इसको एक बार चेक कर लेंगे 62 है या 71 है, आई थिंक 71 है, तो इसको एक बार चेक कर लेना, एक बार देख लेना गूगल करके। तो अपने को पता लग गया ट्री कवर क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है, हमें इंडिया के बारे में पता लग गया है कि हाँ ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया में अगर हम बात करें ओपन फॉरेस्ट की, तो इंडिया में टोटल है आपके 2021 के मुकाबले 9.34%, टोटल में से मिलाकर 9.34% है। अगर हम MDF की बात करेंगे तो ये 9.33% है, दोनों का अराउंड सेम ही रेशो है। और हम बात करते हैं अगर इसकी वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये है आपका 3.04%। हम 21 टोटल की बात कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है अरेंज दी फॉलोइंग फॉरेस्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पता हो कि हाँ पहले सबसे कम आपका VDF है, फिर उससे ज्यादा आपका MDF है, और उससे ज्यादा आपका OF है, और ट्री कवर आपका 2.91% है। तो सबसे पहले ट्री कवर ही आ जाएगा। तो एक तो ये पता लग गया हमें। दूसरा, अगर हम बात करें इंडिया में नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया की, तो ये क्या है, बेसिकली आपका इंडिया ने 2008 में NAPCC चलाया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए थे। नेशनल सोलर मिशन बनाया था, नेशनल वाटर मिशन बनाया था, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया बनाया था, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर इन हिमालय इकोसिस्टम बनाया था। तो ये सारी जो 8 प्लान्स थे हमारे, उनमें से एक है आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ये सोचा है कि हम लोग 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट लैंड को हार्नेस कर लेंगे, सो दैट हमारी जो क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट है वो भी हम लोग इंक्रीज कर सके। तो आपको जो टारगेट है 10 मिलियन हेक्टेयर, ये आपको पता हो। और ये सारे जो काम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये अपने को पता लग गया। इंडिया में फॉरेस्ट कवर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने को ये पता लग गया। अगर हम 2021 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, विच इज रिलीज्ड बाय MOEFCC, उसमें हम देखते हैं कि 21.71% है आपका फॉरेस्ट कवर, 2.91 है परसेंटेज आपका ट्री कवर, और अगर हम उसमें देखते हैं टोटल 24.62, और साथ में मध्य प्रदेश जो है उसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एब्सोल्यूट नंबर में। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब होता है एरिया की हम प्रोपोर्शन नहीं ले रहे हैं, सिंपल कितना हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट आपके एरिया में एग्जिस्ट करता है। तो मध्य प्रदेश इज एट द टॉप, उसके बाद आता है आपका अरुणाचल, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो कम से कम पहले जो 3 है ये तो अपने को पता ही हो कि आपका पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है। अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एरिया कि इस पर्टिकुलर स्टेट में इतनी जगहों पर फॉरेस्ट है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है मिजोरम इज एट द हाईएस्ट, 84.53, कि मिजोरम का टोटल अगर 100% एरिया है तो उसमें से 84.53 पर तो सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। तो ये बात होती है जहां पर हम फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ जो उस एरिया का, उस स्टेट का एरिया है उसको भी काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो मिजोरम इसका है, फिर आगे अरुणाचल है, और फिर आपका मेघालय है। अरुणाचल दोनों में ही दोनों जगहों पे सेकंड नंबर पर है, चाहे एब्सोल्यूट की बात कर लो चाहे परसेंटेज की बात कर लो इन टर्म्स ऑफ एरिया, मिजोरम, अरुणाचल और आपका मेघालय। तो हमें ये पता होना चाहिए, और हमारा टारगेट क्या है, दैट इज 33%। अगर हम बात करें कि अब इश्यूज क्या हैं, कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें अपना टारगेट अचीव करने से रोक रही हैं, जिसमें पहली बात है कि एटलीस्ट 33% होना चाहिए, लेकिन ये हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन फॉर द इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज हम लोगों को लगानी है, तो हम जो डिफरेंट एरियाज में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं उनको हम काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है हमारी, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन जो है आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा क्या है, आपके कॉन्फ्लिक्ट है लोकल कम्युनिटीज और कमर्शियल इंटरेस्ट के बीच में। जो लोग हैं वो पेड़ों को काटने नहीं देते हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको पेड़ काटने हैं। तो ये सारे भी इश्यूज हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि हम क्यों इस मिशन के तहत जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाए हैं। ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। साथ में अगेन क्लाइमेट चेंज है, फॉरेस्ट फायर्स है, इन्वेजिव स्पीशीज हैं,
और साथ में आपका क्लाइमेट लेड माइग्रेशन, स्टॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, कहीं पर बहुत फॉरेस्ट है, कहीं पर बहुत कम फॉरेस्ट है। तो ये सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर के साथ, जहाँ पर इकोनॉमी एक बीच में रोल प्ले करती है इन सब के विनाश के लिए। एक तो ये चीज़, दूसरा लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है विद दी कंपनीज एंड कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं उनके साथ। तो ये सभी इश्यूज हैं एग्जिस्ट करते हैं, और हमें कम से कम ये पता हो कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का जो बेसिक मकसद है, जिसमें 33% इज द टारगेट, 10 मिलियन हेक्टेयर्स इसका एब्सोल्यूट नंबर में जो टारगेट है, और साथ में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करवाना। तो जो ग्राउंड लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ही हम काम कर रहे हैं, तो उनकी ही पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने को पता हो, और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, दीज आर सम वे फॉरवर्ड। वी कैन हैव दी बेटर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि हमें ये पता हो कि जो कितना फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, फॉरेस्ट फायर लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, उसके रिगार्डिंग जो वार्निंग सिस्टम है वो अपने को पता हो। और साथ में जो कौन से ऐसे एरिया जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कई सारे एरियाज़ हैं और जहाँ पर ये एरिया को अभी इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो ये जो सर्वेज हम लोगों को करने हैं इसके लिए वी कैन हैव द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरा, हमें फॉरेस्ट कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी है हमारे लिए, और कंपनीज़ का लगना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता हो कि जो स्पीशीज़ यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर्स हों हमारे पास, जहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस हम क्रिएट ना करें, ताकि जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है वो बना रहे बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आप कर सकते हैं। आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। आपने जो भी खेतों में फसल लगाई है उनके अराउंड आप पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि टारगेट हमें 33% को कवर करना है। तो इसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड्स के आसपास आप पेड़ लगा दीजिए, चाहे जो हाईवेज और रेलवे ट्रैक्स हैं उनके आसपास आप पेड़ लगा दीजिए। तो ये सभी चीज़ें हम अपना सकते हैं सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट्स। तो फॉरेस्ट कवर इंडिया में कम क्यों है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया क्या कहता है, कब शुरू किया गया था और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, और साथ में इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है और कितना हमें करना है, उसके रिगार्डिंग जो वे फॉरवर्ड है, जो ढंग से हम चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे येलो बैंड डिजीज। येलो बैंड डिजीज है बेसिकली कोरल्स की एक डिजीज, अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और खास करके ये उन कोरल्स में हो रहा है जो ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ये जो कोरल्स हैं इस तरीके से हैं, और इनका जो कलर है वो कहीं ना कहीं येलो होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बार अगर ये डिजीज़ लग जाती है किसी भी कोरल को, तो इसकी जो क्योर है ये हमें पता नहीं है अभी। देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर दिस डिजीज़। तो अभी जो है थाईलैंड वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा कोरल्स को ये किल कर रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम कह रहे हैं येलो बैंड डिजीज़। और ये उनको ज़्यादा कर रहा है जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। और ये ऑलरेडी वल्नरेबल क्यों हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ओवर फिशिंग हो रही है, कंपटीशन है बाकी और स्पीशीज़ के साथ में स्पेस का। इन सभी चीज़ों की वजह से जो कोरल्स हैं दे आर नॉट बीइंग प्रिजर्व्ड और वल्नरेबल हो चुकी हैं, और हल्का सा बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनकी बॉडीज़ में कॉज कर देता है। तो दैट इज़ येलो बैंड डिजीज़, और इसकी कोई भी क्योर नहीं है, ये हम लोगों ने देख ली। एंड येस, इट इज़ कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, जिसमें सब चीज़ें आ गई, टेम्परेचर आ गया, पोल्यूशन आ गया, सेडिमेंटेशन आ गया, टर्बिडिटी आ गई, सनलाइट का ना होना आ गया। तो वो सभी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। कोरल्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही कोरल्स, जो आपकी हार्ड कोरल्स हैं और जो सॉफ्ट कोरल्स हैं, जो आपकी अबव दी वाटर मिलती हैं और जो आपकी बिलो वाटर मिलती हैं, दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा रहा है। हार्ड वाटर कोरल्स वो हैं जो कि रीफ बनाते हैं, जो कि आइलैंड बनाते हैं, बिकॉज इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से, और वो वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि अबव वाटर में थोड़ा सा ओशन की केमिस्ट्री ऐसी है कि इट डजंट गेट डिज़ोल्व्ड। जो सॉफ्ट कोरल्स हैं जो रीफ नहीं बनाती हैं, तो बेसिकली क्या है, ये पहले से ही एग्जिस्टिंग जो रीफ है, जो आइलैंड है, जो स्पेस है, उस पर ही अटैच होती रहती हैं और अल्टीमेटली कॉलोनीज को बनाती रहती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोरल्स को इफेक्ट कर रही हैं? तो आंसर इज नो।
ये हार्ड कोरल्स प्लस सॉफ्ट कोरल्स दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। थाईलैंड का जो सी फ्लोर वाला एरिया है वहां पर जो डिजीज पाई गई है वो अभी सबसे पहली बार सॉफ्ट कोरल्स में ही पाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कोरल्स के बारे में। और ये जो डिजीज एक बार अगर हो जाती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दोबारा से रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं, कोरल ब्लीचिंग में भी जो एल्गी की डेथ होती है वो हम रिवर्स फिर भी कर सकते हैं, जिससे कि हम जितने भी उसके कॉजेज थे उसको अगर हमने ठीक कर दिया तो कोरल ब्लीचिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं। कोरल्स दोबारा से हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, एल्गी दोबारा से आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक बार डिजीज हो जाती है तो जिससे कोरल्स की डेथ होती है तो वो डेथ दोबारा से आप ठीक नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड जस्ट लाइक वी कैन डू विद दी कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, एल्गीज को हम दोबारा लेकर आ सकते हैं वापस, अगर हमने कॉजेज को ठीक तरीके से ट्रीट कर लिया तो। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। दूसरा, अगर हम कोरल्स की बात करेंगे तो पता है हमें कि ये दीज आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स, और ये कोरल जो पॉलिप्स हैं, पॉलिप और जो जूजेंथले है, एल्गी की हम बात करते हैं, उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। पॉलिप और जूजेंथले का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और जहां पर एल्गी उसके लिए फूड बना रही है पॉलिप के लिए, और पॉलिप के जो बॉडी में टिश्यूज हैं उनमें एल्गी को रहने के लिए जगह मिल रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आपको ये पता हो कि किस तरीके से रहते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट से, और जब इनकी डेथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट पीछे की तरफ रह जाता है और वो डिपॉजिट होता रहता है और अल्टीमेटली जो एक आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। उसको हम कहते हैं कोरल रीफ। रीफ का मतलब ही होता है आपका आइलैंड, रॉक। तो आपको कोरल्स के बारे में पता हो, कोरल रीफ्स के बारे में पता हो, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल के बारे में पता हो, ये हमने भी डिस्कस किया है, कौन सी रीफ बनाती हैं और कौन सा रीफ नहीं बनाती हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा कि ये डिजीज़ क्या है, येलो बैंड डिजीज़, इसकी क्योर अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये कोरल ब्लीचिंग जैसी ही है या कोई अलग चीज़ है, क्या ये फंगल इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो पता हो कि इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पहले से ही वल्नरेबल कोरल्स हैं उनको और नुकसान ये पहुँचा देता है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अभी इसकी रिसेंटली मीटिंग हुई है कि हम लोग केन और बेतवा रिवर को आपस में लिंक कर देंगे, और जिसको हम लोगों ने पहले ही बोला हुआ है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो बार बार जो है मीटिंग्स इसकी होती रहेंगी, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। आपको मैप पता हो कि ये है आपकी केन रिवर और ये है आपकी बेतवा रिवर। हम लोग केन और बेतवा रिवर को करना चाह रहे हैं लिंक। यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम लोग केन रिवर के ऊपर एक डैम बनाएंगे, इसका नाम है दोधन डैम। दोधन डैम बनाएंगे और एक हम एक कनाल बनाएंगे जो कि पानी को केन रिवर से निकाल कर ले जाएगी बेतवा रिवर में, और बेतवा रिवर के उस एरिया में जिसको हम कह रहे हैं बुंदेलखंड रीजन, जो यूपी में पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन, वहां की जो वाटर शॉर्टेज है उसको हम लोग ठीक करने की बात कर रहे हैं। और बीच में पड़ता है आपके यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व। इसी वजह से काफ़ी सालों तक ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसको हामी नहीं मिल पाई थी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एनजीटी की तरफ से। लेकिन अब जो है ये इम्प्लीमेंट होगा प्रोजेक्ट, और कैसे होगा ये हमने देख लिया। केन और बेतवा को हम इंटरलिंक करेंगे बाय मेकिंग दोधन डैम ऑन केन एंड मेकिंग अराउंड 230 किलोमीटर की कनाल, जिससे कि पानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, वाटर सरप्लस से वाटर डेफिसिट रीजन तक हम लोग इसको लेकर जाएंगे। तो एक तो ये पता हो हमें। दूसरा कि अबाउट दी प्रोजेक्ट, ये हमने देख ही लिया कि कैसे कैसे हम करेंगे, दैट इज बेसिकली दी इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रेटजीज। दूसरा, ये जो केन बेतवा का प्रोजेक्ट है ये आपका 1 ऑफ 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है। इंडिया में सिर्फ एक यही इंटरलिंक प्रोजेक्ट नहीं हम लोगों ने शुरू करना, इसके अलावा बाकी 29 और हैं, जिसमें 14 है आपकी हिमालयन रिवर्स और 16 है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। आपको ये डायग्राम पता हो कि कौन कौन से रिवर्स को हम मर्ज करना चाह रहे हैं, और यही रिवर्स हैं जिनकी जो किसी की ट्रिब्यूटरी है तो पता होनी चाहिए आपको, और अगर ये कोई मेजर रिवर है तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये पता होनी चाहिए। तो पेपर में जो रिवर्स का क्वेश्चन है वो आता ही इस तरीके से है कि आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल महानदी और गोदावरी को इंटरलिंक करना है, तो महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, आपकी नागार्जुन सागर और सोमाशिला,
ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, किस स्टेट में से निकल कर आती हैं, तो ये जो है न्यूज़ में रहती रहेंगी और आपने इनके बारे में पढ़ते रहना है। ठीक तक तो ये ध्यान रखेंगे। और आपने वैसे भी ध्यान रखना है कि पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर नॉट इन दी नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो पता हो कि हाँ ये तो हैं बट ये नहीं है, तो एक बार नज़र मार लीजिएगा ताकि दिमाग में चीज़ें रह जाए एक टाइम के लिए। एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर हम इंटरलिंक की बात करते हैं तो खास करके जो केन बेतवा रिवर था उसमें ऐसी क्या मुसीबतें थी जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, जिसमें से फर्स्ट थिंग है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट, कि जो आपकी ये सब करने में पैसे लगने हैं वो बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही जो रिवर्स हैं वो वाटर डेफिसिट हैं क्योंकि मानसूनल रिवर्स हैं, दोनों में ग्लेशियर से पानी कहीं पे नहीं आ रहा, दोनों में ही पानी अगर मानसून के टाइम पर आ रहा है तो केन रिवर में पानी कहाँ से आएगा जब मानसून नहीं है, तो बेतवा तक आप कैसे पहुँचाएंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न कि जब दोनों ही मानसूनल रिवर्स हैं एक ही टाइम पर पानी में आएगा तो फिर आप इन 2 रिवर्स को लिंक क्यों कर रहे हैं। रिवर्स को अगर लिंक करना है तो हम उनको करें जो कि एक पेनिनसुलर, एक आपकी पेरिनियल रिवर है और एक आपकी मानसूनल रिवर है। दैट इज़ वन ऑफ द कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न है कि ये जो पूरी कनाल निकल रही है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, जो भी आप ये कनाल और डैम बना रहे हैं उसके लिए जितने भी लोगों को आप वहाँ से हटाएंगे, रिलोकेट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, उसमें भी कौन सी जो ट्राइब है वो हामी भर रही है कि नहीं भर रही है उसका हमें उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी जो प्लान है वो नहीं पता है। तो ये सारे जो आपके डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं इसकी वजह से जो सोशल कॉस्ट आप लोग पे कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, इकोनॉमिक कॉस्ट्स हैं, सोशल कॉस्ट्स हैं, और साथ में वाटर सिक्योरिटी ऑफ पन्ना वाले एरिया की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवर का इकोलॉजी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आधा पानी आपने वहाँ भेज दिया, तो एक्चुअल जो वो रिवर है जिसके ऊपर काफ़ी सारे स्पीशीज डिपेंडेंट हैं उस पानी के ऊपर, वो भी तो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगी। तो जो आप रिवर की इकोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखना है इसमें नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें यस हम लोगों ने बात कर ली कि वाटर सरप्लस बेसिन से हम लोग पानी पहुंचाएंगे टू वाटर डेफिसिट बेसिन। टोटल 30 हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है टू नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA, जिसमें 16 हैं आपकी पेनिनसुलर और 14 हैं आपकी हिमालयन। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बनते चले जाएंगे वैसे वैसे आपने इनको पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अरावली का सफारी पार्क। अगर हम अरावली की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको ये अरावली की रेंजेस देखने को मिल जाएंगी। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया में जो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम इस सफारी पार्क की बात करें तो ये 10,000 एकड़ में बनने वाला एक अरावली सफारी पार्क होगा। ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन अगर एक बार ये बन गया तो जो अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सफारी पार्क है, जो जिसका एरिया अराउंड सिर्फ 2000 एकड़ है, उसको भी ये पे छोड़ देगा। 5 गुना बड़ा है उससे। अभी ये शारजाह में है, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, एक तो ये। दूसरा, अगर हम सफारी पार्क की बात करें तो ये बना क्यों रहे हैं हम, इसके जो रीजंस हैं वो क्या हैं हमारे पास, दैट वी वांट टू इंक्रीज द इको टूरिज्म, वी वांट टू इंक्रीज द इकोनॉमिक वैल्यू टू अरावलीज, है ना। यहाँ पर जो लोग हैं वो कॉन्फ्रेंसेस, जो होटल्स हैं ये सभी बने। यहाँ पर अंडरग्राउंड जोन भी हम बना रहे हैं ताकि जो लोग हैं यहाँ पर इसको देखने के लिए आए, और जो पैसे हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे उससे हम अरावलीज की प्रोटेक्शन में यूज़ करें। तो लोगों का ये कहना है कि अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इसके बजाय जो अरावलीज की प्रोटेक्शन है आप वो ही कर सकते हैं। तो अब इसके पार्क के ये फीचर्स, अगेन पहला क्या होगा इसमें, एंटरटेनमेंट जोन, जहाँ पर कई सारे पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी मिथिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो एक ही तरीके से ये होगा। दूसरा, सफारी क्लब होगा यहाँ पर, कि जो भी लेजर एक्टिविटीज़ हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वेन्यूज़ हैं, होटल्स हैं, एक्वेरियम हो गया, कैनोपी सफारी हो गया, टनल वॉक हो गया। तो एक तरीके से ये एक सफारी पार्क होगा, सफारी क्लब होगा। इको विलेज हम बना रहे हैं इसमें, इको विलेज जहाँ पर आप जो गांव वाला एरिया है उसके हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इनके बारे में पता कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक हमारा ये प्रयास है।
और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क्स जो हैं वो भी हम लोग इसमें बनाएंगे, और साथ में रोड नेटवर्क्स के साथ साथ जो और सारे एलिफेंट्स या फिर और सारे जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसके लिए भी हम कॉरिडोर्स बनाएंगे ताकि देयर इज नो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो प्रपोजल दिया गया है उसमें ये सब चीज़ों का जिक्र किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब एनवायरमेंटलिस्ट क्या कह रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो अरावलीज हैं, जो अरावलीज में सफारी पार्क आप बना रहे हैं उसमें अरावलीज को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात आपने कहीं पर भी नहीं करी। जो आपने प्लान हम लोगों को दिया है उसमें इन सब की वजह से अरावलीज कैसे कंजर्व होंगी उसके बारे में नहीं बताया आपने। ये फर्स्ट एक कंसर्न है। दूसरा, आप इसमें जू सफारी की बात कर रहे हैं ना कि नेशनल जंगल सफारी की। तो आप इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं कि यहीं पर ही एनिमल्स रहेंगे जिनका हैबिटेट आप लोगों ने हल्का सा फ्रेगमेंट कर दिया। तो नेशनल जंगल सफारी की बजाय आप जू सफारी अगर कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट छीनने वाली बात है। दूसरा, लोग यहाँ पर आएंगे, व्हीकल्स लेकर आएंगे, साथ में जो पोल्यूशन है वो कॉज होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो भी नेचुरल एक्वीफर्स हैं, जैसे पहाड़ों में ना कहीं से पानी निकलना शुरू हो जाता है, वो पानी क्या है आपका बेसिकली ग्राउंड वाटर से अटैच्ड है। तो ये जो नॉर्मल जो नेचुरल एक्वीफर्स आपके अरावलीज में एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आप उनका जो ड्रेनेज है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लेकर जाओगे, और फिर वो जो स्पीशीज जो इस एक्वीफर पे डिपेंडेंट थी, ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं आपका और डिस्टर्ब होगा, स्पीशीज डिस्टर्ब होंगी। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरा कि जो अंडर वाटर जोन बनाने की आप बात कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर वाटर स्कार्स रीजन है। तो अगर आप सारा पानी यहीं के लिए ही यूज करेंगे तो जो बाकी और स्पीशीज हैं, बाकी और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके पीने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। तो वाटर की स्कार्सिटी की हम बात करते हैं, हम जू सफारी की बात करते हैं, हम व्हीकलर एमिशंस की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, और साथ में कंजर्वेशन ऑफ अरावली की आपने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, हम उसकी बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अरावली वाला एरिया है दैट कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में अगर आप कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए पहले आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में, एनजीटी में और जो MOEFCC है उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उससे पहले भी जो फॉरेस्ट हैं ये ऑलरेडी फॉरेस्ट के टर्म्स में कैटेगराइज्ड हैं, और वैसे ही फॉरेस्ट में आप कटिंग नहीं कर सकते, तो वो वैसे ही प्रोहिबिटेड है। तो परमिशन अगर लेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन फॉरेस्ट होने के नाते यहाँ पर सभी तरीकों की जो एक्टिविटीज़ हैं दोज आर बैंड। तो एक तो ये बातों का ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्डर्स आप सुप्रीम कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ले, ये सारे जो हैं आपने बड़े तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर अपने प्लान में लिखा नहीं है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अरावलीज का जो सफारी पार्क है वो क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, और साथ में इसके क्या कंसर्न्स हैं, क्यों एनवायरमेंटलिस्ट उसको अपोज कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। सफारी पार्क का एक आपको व्यू पता होगी जहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्रॉपर होटल्स हैं, प्रॉपर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, और साथ में जो एक एंटरटेनमेंट के लिए एरियाज हैं वो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और जो वहाँ का वाटर सोर्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस। ये बोला गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि इसका हो रहा है इलीगल ट्रेड। तो आपको ये पता हो तो इंडियन स्टार टॉर्टोइस दिखता है ऐसा, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम देखें कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ मिलता है, इंडिया में ये जनरली मिलता है सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलता बल्कि पाकिस्तान वाले एरिया में मिल जाएगा, आपको ये श्रीलंका वाले एरिया में मिल जाएगा, तो इसका हैबिटेट पता होना चाहिए हमें। दूसरा, आपको ये ग्रासलैंड्स वाले एरिया में भी देखने को मिल जाएगा। ग्रासलैंड्स हो गए आपके रॉकी वाले एरिया जहाँ पर मतलब फॉरेस्ट ना हो, अगर डेजर्टिफाइड हल्का सा एरिया भी है तब भी ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया का सेंट्रल और सदर्न इंडिया हो गया, उस सारे एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इलीगल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं इसको ख़त्म कर रहा है। और वो इलीगल ट्रेड भी कौन सा है, इंटरनेशनल पेट मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया से ये वापस भेजे जा रहे हैं, और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है।
सबसे पहला रीजन तो यही ही है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये लोग जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उससे भी लैक कर रहे हैं। दे आर हैविंग दी लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी है बेसिकली कि इनमें जो जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन है या जो एवोल्यूशन है कि कोई भी डिजीज से ये बच लें, इम्यून सिस्टम को बढ़िया तरीके से मतलब एक्टिवेट कर लें, ये सब चीज़ें जो है ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी क्या है इनकी कम हो गई है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सही तरीकों से नहीं हुई है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू नॉन हाइब्रिडाइजेशन और सेम लेवल के, सेम स्पीशीज और सेम ही टाइप के जो टॉर्टोइज है, अगर उनमें रिप्रोडक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी है वो हमारी मेंटेन नहीं हो पाती। तो उसको भी एक रीजन माना जा रहा है दैट यस देयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। दोनों ही लेवल पर जो हैं चीज़ें हमारी अभी थोड़ी सी बिजी हैं। तो एक तो ये ध्यान रख लेंगे। तो इनका बेसिकली इश्यूज, ये इशू क्यों है? बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट हाइब्रिडाइजेशन और इंटरनेशनल पेट मार्केट में इनका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, इनका जो हैबिटेट है वो भी कहीं ना कहीं छिन रहा है, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है, जो एग्रीकल्चर है, वो अपने जो पैर है काफ़ी और दूर तक पसार रहा है कि जो एरिया इनके रहने के लिए था वहाँ पर अब दोबारा से ह्यूमंस आ गए हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उससे भी ये लोग जूझ रहे हैं। तो हमें पता लग गया ये कहाँ रहते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये पता लग गया। दूसरा, इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN में आते हैं ये वल्नरेबल में, ध्यान रखेंगे। WPA के हैं शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 4 में है। पहले तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो शेड्यूल 4 में जो है पनिशमेंट थोड़ी सी कम है, लेकिन अब पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो गई है तो देयर मे बी चेंज इन द शेड्यूल एज वेल। तो शेड्यूल 4 में है अभी मिनिमली प्रोटेक्टेड, मिनिमम पनिशमेंट्स, मिनिमम फाइन की हम बात करते हैं शेड्यूल में। और जो आपका साइट्स है उसमें अपेंडिक्स 1 में है दैट इसका इलीगल ट्रेड हम लोगों को रोकना है, बिकॉज दिस इज अ स्पीशी विच इज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। लेकिन फिर भी लीगल ट्रेड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए पॉपुलेशन इसकी डिक्रीज हो रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, कोई भी स्पीशी जो होगी उसके बारे में 3 चीज़ों का ध्यान आपने रखना ही रखना है। दूसरा, हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के, क्वेश्चंस की। टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, चाहे उनकी कोई भी स्पेसिफिकेशन है, चाहे कोई भी कंसेप्ट है, चाहे कोई भी फैक्ट है, ये हम लोगों ने देख लिए। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के, प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेना स्पेक्टेबलिस। फर्स्ट, सेना स्पेक्टेबलिस इज deciduous tree native to tropical areas of America. Deciduous है, यस, एवरग्रीन नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज की स्पीशी है, यस, टेम्परेट एरियाज की नहीं है। अमेरिका की है, यस, तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। सेकंड, इट इज कैटेगराइज्ड एज लीस्ट कंसर्न ऑफ IUCN रेड लिस्ट। तो लीस्ट कंसर्न है, बाकी वर्ल्ड के लिए होगी, केरला के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत अभी भी है। तो एक तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। पूछा क्या है आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका? सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल में एक बार आती है, तो पहले 19 में थी, अब 21 में आई है, 23 में अब आएगी, तो उसका डेटा हम लोग दोबारा से इससे मैच कर लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.62 ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, 21.71 फॉरेस्ट कवर और 2.91 ट्री कवर। ठीक बात है, 21.71 ही था वो, 62 नहीं था, तो वो ध्यान रख लेंगे। टोटल में 62 है, इसमें 21.71 है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, the mangrove cover in the country has increased by 0.34% as compared to the previous assessments. तो आंसर इज yes, 0.3% मैंग्रोव में इंक्रीज हुआ है। अगर ये परसेंटेज नहीं भी दिया होता, सिंपल दिया होता कि इट इज इंक्रीज्ड, तो आप लिखते आंसर इज yes. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। ठीक बात है, एब्सोल्यूट नंबर में। एंड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मिजोरम इज एट द टॉप। ठीक बात है, उसमें भी सेकंड पर अरुणाचल था, इसमें सेकंड पर अरुणाचल है, वहां पर थर्ड पर छत्तीसगढ़ था, यहाँ पर आपका कोई और स्टेट था, तो उसको एक बार देख लेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है। और पूछा भी क्या है आपसे? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जब तीनों ही सही है तो आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव।
तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर में आते हैं और इसी लेवल पर हम लोगों को तैयारी भी रखनी है अपनी। नेक्स्ट हम करेंगे मेंस का क्वेश्चन है The interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods and interrupted navigation. Critically examine. सबसे पहले तो आप बात करेंगे इसमें क्रिटिकली एग्जामिन की कि आपको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को सपोर्ट ना करना है और ना ही आपने इसको क्रिटिसाइज करना है। आपने पहले बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। फिर आप बताओगे इंडिया का वो प्लान नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, 30 हैं टोटल, उसमें ये बताएंगे। और फिर आप बताएंगे कि यस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है वो ड्रॉट्स को ठीक करने में काम आती है, तो लिखेंगे ड्रॉट्स की डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस नहीं बोलेंगे इनको, हम बोलेंगे कि हाँ ड्रॉट्स को ये कम कर देती हैं। तो कैसे करती हैं वो आप कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। फिर आएगी बात फ्लड्स की कि कैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स फ्लड्स को रोक सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर आप बात करोगे अनइंटरप्टेड नेविगेशन। इन तीनों ही लेवल पर आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि हाँ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है इनको सपोर्ट करती है। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, कि किस तरीके से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सबको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और लास्ट में वे फॉरवर्ड के नुकसान को रोकने के लिए आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं, तो दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो ये कंक्लूजन भी रहेगा आपका एंड दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। इसको आप लिखिए, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, हमें भेज दीजिए, मेल कर दीजिए हमें। बाकी इस पूरी वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी इशू रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।